तो देखो 3 और 3 माइनर को फैक्टर और डिटरमिनेंट की वैल्यू सारणिक का मान निकालेंगे, सहखंड और उप सारणिक निकालेंगे जब 3 पंक्ति 3 स्तंभ रहेगा। 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला तो बताए थे कल, है ना। अब उस सारणिक का जिसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो तो हर एक अवयव का उप सारणिक कैसे निकालोगे और हर एक अवयव का सहखंड कैसे निकालोगे, फिर सारणिक का मान कैसे निकालोगे। और पहले हम बताए थे जब 2 पंक्ति 2 स्तंभ का 2 बाई 2 कोटि का सारणिक रहता है तो उसका उप सारणिक कैसे निकालते हैं, सहखंड कैसे निकालते हैं, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, ये बता चुके हैं, है ना। तो अब 3 पंक्ति 3 स्तंभ पर विचार करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सारणिक ऐसे सारणिक है A = जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारणिक है के सभी अवयवों के सभी अवयवों के सभी अवयवों का उपसारणिक सभी अवयवों का उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। सहखंड ज्ञात कीजिए, सहखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो दी गई सारणिक के सभी अवयवों का उपसारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर, MINOR, माइनर ज्ञात कीजिए। सभी अवयवों का उपसारणिक या माइनर ज्ञात, माइनर निम्नानुसार है, निम्नानुसार है, ठीक है। तो पहले पंक्ति के पहले अवयव के माइनर को दर्शाएंगे M11 से, है ना। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो। तो छोड़ देने से बचता क्या है, 5 6 8 9 ऐसे। अब इसका मान निकालने तरीका जान चुके हैं, 5 × 9, बीच में माइनस 8 × 6, तो 9 पन्ना 45, 8 छांग 48 बराबर -3, यही ना। अब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक M12, है ना। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यही ना है, तो इस M12 इसको से दर्शाएंगे। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, तो 4 6 7 9, 4 6 7 9, तो क्या होगा 4 × 9 -7 × 6, 9 चौको 36, 7 छांग 42, 36 से 42 घटा दोगे तो क्या होगा -6, ठीक है। M13 पहली पंक्ति के तीसरा अवयव कौन सा है, ये, ठीक है। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है वे पंक्ति स्तंभ दोनों को छोड़ दो, तो बस 4 5 7 8, 4 5 8, तो 4 × 8 और 7 × 5, 8 चौक 32, 7 पन्ना 35, -3। M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये ना है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। ये अवयव जिस पंक्ति में शामिल हो पंक्ति को छोड़ दो, और ये अवयव जिस स्तंभ में शामिल हो उस स्तंभ को छोड़ दो। हाँ, 2 3 8 9, 2 3 8 9, 2 × 9, 8 × 3, 9 दूना 18, 8 तिरिक 24, 18 - 24 तो -6, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, M22
यम टू टू तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति का दूसरा ये है ना, तो ये जिस पंक्ति में शामिल है, जिस स्तंभ में शामिल है, दोनों को छोड़ दो। तो 1 3 7 9, 1 3 7 9, तो 1 गुणे 9 और 7 गुणे 3, तो 9 7 तरीके 21, 21 से 9 निकल गया, 21 से 9 निकल गया तो क्या होगा, -12। ठीक है। अवयव 2 3 है ना, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये है ना, 6 है, तो ये 6 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ हम दोनों को छोड़ दो। 1 2 7 8, 1 2 7 8। ठीक है, तो 1 गुणे 8 और 7 गुणे 2, 8 और 7 दूना 14, 8 से 14 निकल गया तो -6 ना, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक, तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो इसको क्या लिख दें, यम 3 1, ऐसे ना, यम 3 1। तो ये देखो, ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उस दोनों को छोड़ दो। 2 3 5 6, 5 6, तो क्या होगा, 2 गुणे 6, 5 गुणे 3, 2 छक्का 12, 5 जाई 15, ये हुआ। अब क्या लिखोगे, हाँ, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है ना, ये यम, क्या लिखेंगे इसको, यम 3 2। तो ये अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ है, उसको छोड़ दो। 1 3 4 6। हाँ, तो क्या लिखोगे, ये अवयव जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़, 1 3 4 6 है ना, 1 गुणे 6, 4 गुणे 3, यह सप्लीमेंट्री तो नहीं है, तो दुकान में आया था तब वो पूछी होंगी तो बोला कि जून से पढ़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सप्लीमेंट्री हो, किसी विषय में तैयारी कर रहा हो। यस, हैं, कहाँ जाता है, कहाँ पे, अच्छा त्रिशक्ति तरफ, इधर हो गया होगा, नहीं यहाँ बोल रहा था, हो सकता हम यह सोच आ रहे हैं कि कहीं ऐसे भी है कि कहीं कभी सप्लीमेंट्री भी कर देते हैं 11 में। आपके स्कूल में है कोई सप्लीमेंट्री? बहुत हैं। जिसमें से 28 अंक पास हुए होंगे। 28? हाँ, अच्छा, ताकि वो सतर्क हो जाने तो हम रिजल्ट डाउन करेंगे। फिर से 9वां स्थान आएगा, हैं? कल 9वां स्थान फिर आया। कहाँ? 10वीं में, 9वें स्थान में है। गणेश से कहाँ है? तो ये देखो, तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो क्या होगा? 1 2 4 5। तो यहाँ तो उसका आया है जो अरुणोदय आता था, लड़का, नाम सुने होंगे टेस्ट में, 95% उसका है। जीत कितना? जीत का 92% है, मैथ में 100 में 100 पाया है, और ये 98 लगता है पाया है उसमें मैथ में, वो लगाया होंगे, स्टेशन देख लेना, नंबर भी लिखा है। जीत 92% है, मैथ में 100 पाया है, उसका साइंस में 81 हो गया तो डाउन हो गया रिजल्टेड, और सब में ठीक है, साइंस में 81 हो गया। और एक और आने लगा है अभी, क्या नाम वो लड़के का, जो अजीत साहू, नहीं अजीत क्या लिखा था, विकास साहू, जिसका इस बार अच्छा ने नंबर टेस्ट में पाया था, तो उसका 94.6 है, 94.। एक्सीलेंस का है ना? हाँ, एक्सीलेंस के सब हैं तीनों,
तीनों एक्सेलेंस के हैं। एक रासु मिश्रा है, उसका छान नए है। तो मेरे यहाँ 9वीं पढ़ती थी, 10वीं में उसके टीचर कोर्स करने लगे तो वहीं चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे M33 निकालना है। तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये है ना, इसका उपसारणिक निकालना है। तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो बचता क्या है? 1 2 4 5, 1 2 4 5। जल्दी जल्दी सबको निपटाओ जल्दी से। 1 2 4 5, 1 गुणे 5, 4 गुणे 2, 5 4 दूना 8, -3। तो ये सभी अवयवों को क्या आ गया? उपसारणी। अब उपसारणी की मदद से सहखंड भी निकाल लेंगे, है ना। अब सहखंड कैसे निकालेंगे? लिखते हैं हम, लिख लीजिए पूरा। ये दी गई सारणी के सभी अवयवों की, दी गई सारणी के सभी अवयवों के सहखंड, सहखंड जिसको अंग्रेजी में कोफैक्टर कहते हैं, CO फैक्टर निम्नानुसार है। कोफैक्टर निम्नानुसार है। तो पहले क्या लिखेंगे? पहली पंक्ति के पहले अवयव का कोफैक्टर C11, C11। तो परिभाषा से क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 और फिर क्या लिख दोगे? M11, यही ना। तो ये -1 की पावर क्या होगा? 2। M11 का मान निकाल ही चुके हो, -3। और ये जानते हो कि निगेटिव नंबर की पावर, -1 की पावर यदि सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक, अब विषम संख्या तो उसका मान ऋणात्मक। तो क्या होगा? यहाँ सम संख्या तो धनात्मक, तो 1 गुणे -3, तो क्या आएगा? -3। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणी का आ गया। अब क्या निकालेंगे? पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, वो सहखंड। तो किससे दर्शाएंगे? C12 से, C12 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ? -1 की पावर क्या लिखेंगे? 1 + 2, M12। तो -1 की पावर क्या होगा? 3। M12 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो? -6। ठीक है, यहाँ गुणा है, ये नहीं कि अब प्लस लगा देना, इन कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा। ठीक है, अब ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या है तो माइनस में मान रहेगा, ये -6 है ही तो +6 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड C13 से दर्शाएंगे। -1 की पावर 1 + 3, M13। तो -1 की पावर 4, M13 की वैल्यू क्या है? -3। ये क्या होगा? सम संख्या पावर में है तो प्लस में मान आएगा, -3 = -3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? C21। तो -1 की पावर 2 + 1, M21, ऐसे ना। तो -1 की पावर 3, M21 की वैल्यू क्या है? -6। तो क्या होगा? -1 की पावर थी तो -1 गुणे -6, 6। अब C22, -1 की पावर 2 + 2, M22, -1 की पावर 4, M22 की वैल्यू क्या है? -12। ये -1 की पावर सम संख्या है तो 1 × -12 तो -12। अब क्या निकालेंगे? C23, -1 की पावर 2 + 3, M23। तो -1 की पावर 5, M23 क्या? -6। -1 की पावर 5 तो क्या होगा? -1 × -6, ये 6।
ठीक है। अब क्या निकालेंगे, C31 तो -1 की पावर 3 + 1 M31, तो -1 की पावर 4 M31 है क्या, इसको सॉल्व है नहीं किए हैं, -3 ना, तो -3, तो -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव वैल्यू, -3 तो निगेटिव ही रहेगा। अब क्या निकालेंगे, C32 -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 5 M32 की वैल्यू क्या है, -6, तो -1 × -6 तो 6 हो गया। ठीक है। अब क्या करोगे, C33 तो -1 की पावर क्या होगा, 3 + 3 M33, ऐसे -1 की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या है, -3 ना, तो 6 है तो सम संख्या है तो 1 आएगा इंटू -3, तो -3 ही आएगा। ठीक है। अब सारणी का मान कितने तरीके से निकाला जा सकता है, 6 तरीके से। पहली पंक्ति के अंदिश, दूसरी पंक्ति के अंदिश, तीसरी पंक्ति के अंदिश, पहले स्तंभ के अंदिश, दूसरे स्तंभ के अंदिश, तीसरे स्तंभ के अनुदिश। ठीक है। 6 तरीके से सारणी का मान निकाला जा सकता है। प्रत्येक कंडीशन में मान समान रहेगा, जैसे उसमें किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। कोई भी पंक्ति ले लेंगे, उस पंक्ति के सभी अवयवों का सहखंड ले लेंगे, उनके गुणनफल का योगफल सारणी का मान। ठीक है। तो जैसे सारणी का मान निकालना है, पहली पंक्ति के अंदर सारणी का मान नंबर 1, पहली पंक्ति के अनुदिश। यहाँ सब तरीका निकाले देते हैं आपका। जब सारणी का मान पूछेगा तो किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के अंदर सारणी का मान निकालेंगे, ये नहीं कि सब निकालेंगे। हम दिखाना चाहते हैं कि किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अंदर सारणी का मान निकालोगे तो हर एक कंडीशन में आंसर समान आता है, तो वहाँ फिर सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 6 तरीके से निकाल के दिखा रहे हैं। एग्जाम में सिर्फ एक ही तरीका लगाना होगा, है ना, ताकि इस बात का आपको भरोसा हो जाए कि हाँ, चाहे हम किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के अंदर सारणी का मान निकालते हैं तो समान रहता है। तो हम किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अंदर निकालने के लिए फ्री हैं। ठीक है। फिर आगे चल के हम उस पंक्ति उस स्तंभ का चुनाव करते हैं जिसके अधिक से अधिक अवयव शून्य रहते हैं। जैसे मान लो ये शून्य होता, ये शून्य होता, तो ये गुणे C11, तो ये शून्य गुणे कुछ भी होता तो शून्य हो जाता, ये गुणे C12 तब भी शून्य हो जाता। तो फिर आगे हम उस पंक्ति या उस स्तंभ का चुनाव करेंगे जिस पंक्ति के अधिक से अधिक अवयव शून्य रहें, तो उसके अंदर इस प्रसार सारणी का मान निकालने से कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान रहता है। हाँ, कुछ अवयव जीरो हो गए तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए सभी तरीका यहाँ सभी तरीके से दिखाते हैं। पहली पंक्ति के अंदिश, पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान जनरली हम पहली पंक्ति का ही अनुसरण किया करते हैं सारणी का मान निकालने के लिए, है ना। तो इसको सारणी के मान को डेल से डिनोट करने की परंपरा है। अब पहली पंक्ति के अवयव क्या ले लिए, 1 2 3, क्या लिख लिए, 1 2 और 3। 1 क्या है, पहली पंक्ति का पहला अवयव है, 2 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, 1 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। तो इसके सहखंड का नाम C11 होगा, इसका C12 होगा और इसका C13 होगा। अब इनका योगफल ही सारणी का मान कहलाएगा, इनका योगफल सारणी का मान कहलाएगा। ठीक है। जब हम हर एक अवयव का सहखंड नहीं निकाले रहते, डायरेक्ट सारणी का मान निकालते हैं तो क्या करें, अभी तो हम निकालें तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ से देख के, -3 6 -3 यहाँ पे। पर मान लो नहीं निकाले हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार का जनरली लिखते हैं, ये 1 लिखे रहेंगे और ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 M11, 2 और यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12 और 3 × -1 की पावर 1 + 3 M13। ठीक है। ऐसे लिख देते हैं जैसे हम निकालते हैं। आप तो समझ में आ ही रही हो बात। तो यहाँ -1 की पावर क्या होगा, 2
सम संख्या है ना, तो एक गुणे यहाँ पे इसको m11 को लिख देते हैं। तो m1 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या लिख देते हैं 4 6 8 9, 4 6 8 9। और ये -1 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो विषम संख्या तो माइनस में मान रहेगा, तो -1 का गुणा 2 के साथ तो -2, तो बीच वाले में माइनस लगा देते हैं। इसमें 5 6 होगा ना, क्या 5 6? 5 6 अब 4 6 आता है, वो तो उसमें आ रहा है ना, एक वाले में स्तंभ और कॉलम वाले में। हाँ, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो 5 6 8 9, तो क्या लिख दिए 5 6 8 9, हाँ 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर 3 हुआ, तो इसका मान माइनस में रहेगा, -1, तो -1 का गुणा 2 के साथ तो -2, तो बीच वाले में हमेशा माइनस लगा दिया करते हैं। ये वाला स्टेप लिखते नहीं है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि बीच में माइनस लगाते, तो लगाते क्यों हैं, यहाँ से बात चली गई, पता चल जाएगा कि -1 की पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस में, और यहाँ -1 की पावर 4 है तो यहाँ प्लस में, यहाँ -1 की पावर 2 है तो यहाँ सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, लेकिन बीच में क्या है विषम संख्या, इसलिए बीच वाले में माइनस लगा दिया करते हैं। और डायरेक्ट हम ये स्टेप लिखा करते हैं सारणी का मान निकालने के लिए, ये वाले 2 स्टेप लिखते नहीं हैं। सारणी का मान जब निकालने के लिए आएगा तो पहले लिख देंगे 1 गुणे, फिर -2 गुणे, फिर +3 गुणे, ठीक है, उनका उपसारणिक लिख देते हैं, ठीक है। तो ये समझते रहना कैसा डायरेक्ट क्यों किताबों में लिख दिया जाता है ओरिजिनल रूल तो वही है, लेकिन शॉर्टकट में तो पूरा स्टेप नहीं दिखाते, तो ऐसे लिख देते हैं। तो 2 गुणे m12 का मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या है 4 6 7 9, 4 6 7 9, और यह 3 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ तो -1 की पावर 4 रहे तो समय संख्या रहेगा, तो पॉजिटिव मान ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लिखते नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 4 5 7 8, 4 5 7 8। तो सारणी का मान निकालने के लिए यहाँ शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति अभी अब लिए ना है 1 2 3, तो यहाँ देखो 1 2 3 पर बीच वाले में माइनस लगा दिए, ठीक है। और माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि -1 की पावर यहाँ 3 है, तो सम विषम संख्या है तो इसका मान माइनस में होगा, और यहाँ -1 की पावर 2 है तो सम संख्या है, और -1 की पावर 4 तो सम संख्या है, इसलिए दोनों प्लस में रहेंगे, बीच वाला माइनस में, ठीक है। तो सारणी का मान निकालते समय ये वाला स्टेप हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये 2 लाइन नहीं लिखा करेंगे बार बार, पर है उसी का मतलब, उसी का अर्थ ये निकल रहा है ना। मान लो यहाँ -2 होता तब भी लिखते, माइनस फिर ब्रैकेट में -2 लिखते, हाँ हाँ, बीच में माइनस लगाना जरूरी है। अब यहाँ -2 पहले से है मान लो, तो यहाँ लिखते माइनस फिर -2, तो प्लस हो जाता फिर, ठीक है, बीच वाले में माइनस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ये 1 इंटू, अब इसका तो जानते हैं तरीका, 5 गुणे 9 बीच में -8 गुणे 6, -2 4 गुणे 9 बीच में -7 गुणे 6, +3 4 गुणे 8 बीच में -7 गुणे 5, ऐसे। अब याद रखना कि वहाँ पे जैसे मान लो s/2 बराबर 7/2 है, तो इसका तिर्यक गुणा करते हो तो s गुणे 2 बराबर 2 गुणे 7 कर दिए, तो कभी उल्टा भी कर दो तो कोई गलत नहीं होगा, 2 गुणे 7 बराबर s गुणे 2 यहाँ पे, परंतु यहाँ उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ s का मान निकालने के लिए उल्टा पुल्टा कर दोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ 5 का गुणा 9 के साथ करना है और बीच में माइनस लगाना है, फिर 8 का गुणा 6 के साथ ये कर दोगे, यदि कि 8 गुणे 6 कर दिए और फिर माइनस लगाए और 5 गुणे 9 किए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सोमिल एक बार गलती इसी प्रकार कर दिया था, 8 गुणे 6 कर दिया पहले, ठीक है, सोचा कि इसकी जैसे यहाँ दोनों कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते होंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तो आपको पता है कि परिभाषा C11 C12, तो क्या 5 गुणे C11 प्लस 6 गुणे C12, तो इससे क्या आता है 5 गुणे 9 आता है पहले, फिर माइनस लगता है, फिर 8 गुणे 6, तो 9 पना 45, 8 छंग 48, 9 चौको 36 माइनस 8 7
6 सत्ते 42, 3 8 चौक 32, 7 पन्ना 35। तो क्या होगा 1 इंटू -3 2, और ये क्या होगा -6 और 3 -3, तो क्या होगा -3 और ये क्या होगा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 का 9, -3 और -9 -12 और +12, तो 0। सारणी का मान 0 आ रहा है। ठीक है, सारणी का मान 0। लिख लिए। तो ये आपको डिटेल दिखा दी इसको। अब आगे डायरेक्ट हम करेंगे, दूसरी पंक्ति के अंदर से निकालेंगे, तो इनका उपयोग करके निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। करने तरीके तो आपको समझ में आ ही गया। जिस तरीक़ों को बार बार यूज करेंगे उस तरीक़ों को हम डिटेल बता दिए, बाकी सब 60 में लिख के देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं पहले से। तो यहाँ दोबारा हम कोफैक्टर नहीं निकालेंगे, जो निकाले हैं उसी का यूज करके सारणी का मान निकालेंगे। और ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी पंक्ति के अंदर सारणी का मान निकालोगे तो 0 आता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। लिख चुके इसको। दूसरी पंक्ति के अंदर सारणी का मान बी नंबर में लिखते हैं। दूसरी पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान। तो दूसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति का अवयव कौन है? 4 5 6, 4 5 और ये 6। तो 4 का सहखंड क्या हुआ? C21, C22 और C23। ये प्लस लगा दो बीच में, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 गुणे C21 का मान क्या है? 6, और 5 गुणे C22 का मान क्या है? -12, और 6 गुणे C23 का मान क्या है? 6। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 चौको 24, 12 पंचे 60, 6 छांग 36, 36 और 24 60, तो 60 - 60 तो 0 आ गया कि नहीं यहाँ पे। अब सी नंबर में तीसरी पंक्ति के अंदर सारणी का मान। तीसरी पंक्ति के अनुदिश सारणी का मान। तीसरी पंक्ति के अंदर सारणी का मान डेल। तो तीसरी पंक्ति क्या है? 7 8 9, 7 8 9। तो इसका क्या होगा? कोफैक्टर C31, यही ना, C32 और ये C33। अब यहाँ देखो 7 गुणे C31 की वैल्यू क्या है? -3। 8 गुणे C32 6, 9 गुणे C33 की वैल्यू क्या है? -3। 7 त्रिक 21, 8 छंग 48, 9 त्रिक 27। 21 और 27 क्या होगा? 48, 48 - 48। सुन, यहाँ भी आगे देख। ठीक है, अब लिखते हैं डी। पहले स्तंभ के अंदर सारणी का मान। पहले स्तंभ के अनुदिश, पहले स्तंभ के अनुदिश। अब सारणी को ऐसे दिया रहता है, कभी कभी पूछ देता है कि दूसरे स्तंभ के अंदर सारणी का मान निकालो। तो दूसरे स्तंभ के सब अवयवों को क्या निकालोगे? सहखंड। तो इसका क्या होगा? C12, C22 और C2। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 2 गुणे C12 प्लस 5 गुणे C22, हाँ प्लस 8 गुणे C32। हाँ, तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ के अंदर पूछेगा उसी के कोफैक्टर को निकाल लोगे।
ये तो हम सब बता रहे हैं, जिसमें सब आ गए, समुद्र बता रहे हैं, उसमें अब कुछ भी पूछा जाए तो बन जाएगा। कभी पूछ जाए दूसरी पंक्ति के अंदर सारणी का मान निकालो, तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों का शाखंड निकाल लोगे। ठीक है, हाँ, दूसरे स्तंभ तीसरा पंक्ति जो पूछेगा उसी के को फैक्टर निकालो, और उस पंक्ति के अवयव और संगत को सहखंडों के गुणनफल का योगफल सारणी का मान। ठीक है, तो यहाँ सब तरीके अब लगा रहे हैं, जो पूछेगा परीक्षा में वो भी तरीका आप लगाओगे। पहली पंक्ति पूछे तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति पूछे दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति पूछा तो तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ पूछे तीसरे स्तंभ के शाखंड निकालोगे। ठीक है, तो पहले स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान, तो क्या लिखेंगे? पहला स्तंभ के अवयव क्या है? 1 4 7, 1 4 7। 1 का शाखंड क्या है? C11। 4 का क्या है? 7 का क्या है? C31। इनके गुणनफल का योगफल। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू C1 का मान क्या है? -3। 4 गुणे C21 का मान 6। 7 गुणे C31 का मान -3। ठीक है, तो क्या होगा? -3, 6 चौको 24, 7 तरीके 21, -21 -3 तो -24 और +24, तो क्या आ गया? यहाँ भी देखो 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरे स्तंभ के अनुदिश, दूसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान। तो दूसरे स्तंभ के अवयव कौन कौन है? 2 5 8, 2 5 8। तो 2 का शाखंड क्या होगा? C12। 5 का C22, 8 का C32, और ये गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाएगा। तो 2 गुणे C12 की वैल्यू क्या है? 6। 5 C22 की वैल्यू क्या है? -12। 8 गुणे C32 की वैल्यू क्या है? 6। तो क्या होगा? 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 8 छांग 48। तो क्या होगा? 60 - 60 बराबर 0। ठीक है, तीसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान। तीसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान। तीसरे स्तंभ के अनुदिश सारणी का मान, तो क्या लिखेंगे? तीसरे स्तंभ के अवयव क्या हैं? 3 6 9। अब 3 का को फैक्टर क्या हुआ? C13, यही ना? और C23, C33, यही ना? तो ये होगा 3 गुणे C13 -3, 6 गुणे C23 6, 9 गुणे C33 -3। तो क्या आएगा? -9, 6 36, 9 तिरिक 27। तो डेल बराबर क्या होगा? -36 और +36 0। तो ये आपको 6 तरीके से सारणी का मान निकाल दी। ठीक है, सारणी का मान 6 तरीके से।
तो इसका क्वेश्चन कौन सा देखोगे? 1 2 3, चौथा सवाल देखो। कल 4 ठे बताए थे। दूसरे में 2 पार्ट थे तो हम अलग अलग नंबर डाल दिए थे। तो ये क्वेश्चन चौथा है। अब तो यदि a बराबर ये दिया है 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4 0 0 4, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ये आव्यूह है ना, सारणिक नहीं है, ये आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए 3 गुणे आव्यूह ए का सारणिक मान बराबर 27 गुणे सारणिक ए का सारणिक मान। ये सिद्ध करना है। तो पहले आव्यूह ए में 3 का गुणा करो पहले, है ना, और फिर उसका सारणिक बना लो 3a। तो 3 गुणे आव्यूह ए में 3 का गुणा करोगे तो 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। अब 3 का हर एक अवयव के साथ गुणा कर दो। ठीक है, गुणा तो आव्यूह के अवयवों के साथ होता है, सारणिक के नहीं होता, इसलिए यहाँ आव्यूह दिया है पहले। तो 3 1 कम 3 0 3 0 3 और 3 दूना 6 0 0 3 चौक 12। ठीक है, अब यहाँ पे आव्यूह, इस 3 का गुणा करने से जो आव्यूह प्राप्त हो उसका सारणिक मान निकालना। तो यहाँ पे जो आव्यूह का चिन्ह है वो सारणिक का चिन्ह बना दो। अब 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका मान निकालने का तरीका आप जानते हो, क्या लिखेंगे? 3 गुणे लिखेंगे, 3 जिस पंक्ति जिस स्तंभ है इसको छोड़ दो। अब डायरेक्ट करेंगे भला। 3 6 0 12। अब बीच में माइनस लगाते हैं। अब माइनस 0 है, 0 माइनस लगा के 0 लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है ना। इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 0 6 0 12। फिर क्या लिखेंगे? 3 गुणे, तो 3 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ इसको छोड़ दो, तो 0 3 0 0 0 3 0 0, यही ना पहली पंक्ति में सारणी का मान है ये। ठीक है, तो क्या होगा? 12 त्याई 36 और 0 0 गुणे 6 तो 0 है। अब 0 का गुणा 12 के साथ 0 और 0 गुणा 6 के साथ 0 3। और ये क्या करोगे? 0 का गुणा 0 के साथ 0 माइनस 0 गुणे 3 तो 0 है। तो क्या हुआ? 3 गुणे 36, बाकी सब शून्य, 36 त्याई 108। तो 3 गुणे सारणिक ए का मान ये आ गया, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? सारणिक ए का मान निकालते हैं। तो इसी आव्यूह को सारणिक मान लो जो दिया गया है। तो 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये हुआ। अब इसका सारणिक मान निकालने के लिए क्या लिखो? पहली पंक्ति के अवयव लिख दो 1, तो 1 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ इसको छोड़ दो, क्या बचा? 1 2 0 4। बीच में माइनस लगाते हैं ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0 2 0 4। फिर +1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 0 1 0 0, ऐसे। तो क्या होगा? 1 गुणे 4 माइनस 0 गुणे 2, 0 गुणे 4 माइनस 0 गुणे 2, 0 गुणे 0 माइनस 0 गुणे 1। ठीक है, ये क्या होगा? 4 माइनस 0, ये सब 0 हो गया और ये सब 0 हो गया। 1 गुणे 0, तो यहाँ 4 बचा, ये 0 प्लस 0, सिर्फ 4 आया। ठीक है, आप किसका मान निकालना है? 27 गुणे सारणिक ए का मान। 27 गुणे सारणिक ए का मान 4 आ चुका है। 27 चौको 108 होता है कि नहीं? तो यहाँ समीकरण नंबर 2 डाल लो। तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड, समीकरण 2 का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है? तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो 1 व 2 से क्या लिख दोगे? 3 इंटू ए का सारणिक मान बराबर 27 गुणे ए का सारणिक मान। लिख लो होगा।
होगा उसके साथ होगा, ऐसे नहीं कुछ तभी नहीं आता है, नहीं तो अब वे करता ट्यूशन। अभी सोचता सप्लीमेंट्री एग्जाम दे लें तब फिर आए। ठीक है जाओ।